देखिए इन खिलखिलाते चेहरों को, पढ़िए इन मुस्कुराती आंखों को। देखिए हर ताल पर नाचते कदम, सुर पर थिरकते होंठों को। जैसे बेफिक्र जिंदगी जीने का कोई कोचिंग सेंटर हो। लेकिन झांकिए जरा इन झुर्रियों में, उठाइए माथे की सिलवटों की परतें, दिखेंगे आपको कई जख्म इनमें। इन हंसते खिलखिलाते चेहरों की झुर्रियों में छुपा है बहुत सा दर्द। दर्द अपनों के हाथों ठुकरा दिए जाने का, दर्द बेसहारा हो जाने का, दर्द अपनी जिंदगी भर के सपनों के टूट जाने का। हम में से हर कोई सारी जिंदगी मेहनत करता है, अपनी हैसियत से आगे जाकर अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, अपने हिसाब से बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देता है, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कि जब हमारी उम्र ढलेगी, जब हमारा शरीर कमजोर होगा, जब हमें आराम की जरूरत होगी, तब हमारे बच्चे हमारी वैसी ही देखभाल करेंगे जैसे हमने उनकी की थी जब वो बच्चे थे। पर बहुत से लोगों की ये एक उम्मीद भी टूट जाती है जब उनके बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में बुजुर्ग जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें, अपना दुख बांटें तो किससे बांटें? क्या करते होंगे ऐसे लोग? कभी सोचा आपने? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत पे संभलते ही रहेंगे। मर जाए मगर ये गीत हौसला देता होगा, कमजोर जिस्म को जीने का सहारा देता होगा, अपनों से ठुकराए जाने के बाद भी जिंदगी जीने का जज्बा देता होगा। इससे ज्यादा कुछ है भी तो नहीं भारत जी और भवनेश जी के पास। वैसे कहने को तो 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन इस उम्र में ये दोनों बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल बेसहारा। आप दोनों इस घर में एकदम अकेले रहते हैं? जी, हम अकेले रहते हैं। किसका घर है ये? किसी और का है। पहले तो हम 2 दिन गुरुद्वारे में रहे, फिर आप जैसे आए कोई और हमें अपने घर ले गए। क्या हुआ ऐसा कि आपको गुरुद्वारे में रहना पड़ा? हम दिल्ली में रहते थे। दिल्ली से हमारी बेटी जो बड़ी है विशाली में रहती है, दामाद वो अपने 1 रूम बेडरूम फ्लैट में लेके आए, जिसमें 14.5 लाख मेरा लगा हुआ था। मेरा गहना बेच के उन्होंने लगाया, बाकी उनका अपना था। कहने लगी कि मैं अपने नाम से करवा लिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, राखी उसका नाम राखी है। एक दिन उसने हमें धक्के देके निकाल दिया, सारा सामान रख लिया। आपकी बेटी ने? जी, कहते तो हम बेटे बुरे होते हैं, आजकल बेटियां भी अच्छी नहीं है। कुछ तकरार हुई? क्या हुआ, क्यों नहीं? मतलब कोई बच्चा? कोई तकरार नहीं हुई, बल्कि मैं तो उसको हर महीने कुछ ना कुछ देती रहती थी। एक दिन उसने हमें धक्का देके बाहर निकाल दिया। हम रात को गए तो ताला लगा हुआ था। अंदर खड़ी थी, नहीं आने दिया, अंदर नहीं जाने दिया। हम तब गुरुद्वारे में जाके रहे। तभी सपना मैम आई। ये हमारे पड़ोस में रहते थे, हमारी बेटी के जैसे थी, तो इसने हमारी हेल्प की। आपके बेटे बहू? बेटे बहू तो कीर्ति नगर में रहते हैं। बेटे के 3 बच्चे हैं। जब उसका छोटा बेटा 2.5 साल का हुआ तो एकदम बड़े बेटे को लेके चली गई बहू। उसके बाद मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। अब पोती मेरी 18-19 साल की है, जो छोटा पोता है वो 12 साल का होगा। उन्होंने भी आपको घर से निकाल दिया? वो तो पहले ही हमें छोड़ के चले गए। एक मेरी बेटी बाहर रहती है, वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करती है, लेकिन वो भी हैंड टू माउथ है। वो तो मेरा समझो बेटा है। और दूसरा बेटा आपका? दूसरा छोटा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई। वो कहता है मैंने आपकी पसंद की करनी नहीं है, मैं अपनी पसंद की करूँगा।
उसका भी कोई सहारा नहीं आपको? आप क्या करते थे भारत जी? हमारी साइकिलों की दुकान है, बच्चों की साइकिलों की दुकान है थी। अब उन्होंने मेरे दामाद ने छीन ली मेरी दुकान। दामाद और लड़की ने मिलकर। वो कोई काम करता नहीं है, मेरा दामाद कोई काम नहीं करता, उसका वीक पॉइंट यही है। आपकी दुकान भी ले ली है, आपका सामान भी ले लिया, आपकी सारी सेविंग्स भी ले ली। हाँ, घर का सामान ले लिया और दुकान भी ले ली, दुकान पे कब्जा कर लिया। अब हमने उन पे केस किया हुआ है। बट खराब लगता है ना कि माता पिता को बच्चों पर या बेटी बहू या बेटी दामाद पर केस करना पड़े, ये नौबत आ जाए किसी घर में। हमारी बल्कि 2 दुकानें थी। एक दुकान मेरे बड़े लड़के ने कब्जा कर लिया, लोन लेने की खातिर उसने साइन करवा ली है मेरे से। मैंने साइन कर दी है, धोखे से उसने ले ली हुआ। और इसने भी, मेरी लड़की ने और दामाद ने धोखे से इनसे साइन कर, इनके नाम दुकान थी दूसरी, तो उन्होंने भी धोखे से साइन करवा ली है। घर से बेकार भी हो गए, दुकान भी छीनी गई। और हम पटरी पे बैठ के, उसी दुकानों के बाहर पटरी पे बैठ के हम काम करते रहे। आप इस उम्र में अभी काम करते हैं? हाँ, रोटी तो खानी है हमने। कौन खिलाएगा हमें? हमारी कहानी दर्दनाक है। बच्चों ने कभी ये कहा आपसे कि उनको आपसे कुछ शिकायत है या कुछ नाराजगी? ऐसे कैसे छोड़ देते हैं? हमारी बहू जो है वो मेरठ की है, उसी के आने से सारा घर बर्बाद हुआ। बट कई बार लोग ये भी तो कहते हैं कि माता पिता हर जिम्मेदारी बहू पे डाल देते हैं, अपना बेटा भी तो अपना नहीं है ना, तभी तो बहू की बातों में। बहू पे हम नहीं डालते, लेकिन बहू ने किया, वो उसको लेके चली गई। जब कभी शादी ब्याह पे किसी के यहाँ जाए, बेटा आके पाँव छूता है, बहू ने कभी शक्ल नहीं दिखाई, एक तरफ हो जाती है। बच्चे आते हैं, दादी कैसे हो? आप इनकी दोनों की मदद भी कर रही हैं, शायद बहुत सालों से इनको जानती भी हैं। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी व्हाट दे हैव बीन फेसिंग थ्रू आउट? यही नहीं, मैं इनके जैसे बहुत लोगों को देखती हूँ। रात के 11 बजे ये लोग झंडे वालान से गाजियाबाद पहुँचते हैं स्कूटी के ऊपर, थके हारे भूखे प्यासे ठंड में, और वहाँ जाके देखते हैं अंदर ताला लगा हुआ है, बेटी दामाद अंदर हैं, और दामाद ने बाहर निकल के इन्हें मार के धक्का दे के जीने से नीचे गिराया। मेरे पास फ़ोन आता है, मैं रात में ही पहुँचती हूँ इनके पास, मैं दिल्ली में रहती हूँ, और जितना पॉसिबल हुआ मैंने इनकी हेल्प करी, इनकी कंप्लेंट बनाई। दिल्ली और गाजियाबाद में मैंने सब जगह लगाई ताकि इनकी गुहार कोई सुने, प्रशासन इनके लिए सुने, कुछ करे। और जितनी हेल्प होती है मैं इनकी जैसे लोगों की और इनकी भी मैं करती हूँ। और मैं आवाम से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये स्टेज सबकी आनी है। बुजुर्गों की हेल्प करो, अपने माँ बाप की हेल्प करो, मदद करो। इस उम्र में हड्डियाँ नहीं काम करती, दिमाग नहीं काम करता, हाथ पैर नहीं काम करते, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं लगा थोड़ा प्रैक्टिकल रहें, अपनी चीज़ें अपने पास रखें? ऐसे इतना भरोसा कर लिया बच्चों पर। बेटा, माँ बाप प्यार लुटाते हैं, बच्चे वापस नहीं दे तो क्या करें? इन बच्चों से कुछ कहना चाहती हैं? इन बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा करें। आगे ये भी बड़े होंगे, इनके बच्चे भी इनकी सेवा करेंगे। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि जब माता पिता के साथ ऐसा होता है तो वो ये सोचते हैं कि हमने कुछ कमी छोड़ दी परवरिश में, हम नहीं सिखा पाए अपने बच्चे को। बेटा, मैं तो टीचर थी, मैं तो बच्चों को सिखाती थी, लेकिन मेरे अपने बच्चे ऐसे निकल आए, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो आपको सिर्फ शुक्रिया कह सकती हूँ। आपका दुख शायद कम नहीं कर सकते, बस बांट सकते हैं थोड़ा सा। आपके लिए एक छोटी सी गिफ्ट है हमारी तरफ से।
I'm not as brave as Hitler was, because when he failed, he committed suicide. I should also commit suicide. So I'm covered in that respect. I did my diploma in civil engineering from Lucknow, Mahanagar. I did my degree in civil engineering from Calcutta, EMI. Then I did my MTech in structural engineering from London. जिंदगी में बहुत कुछ पाया, हर वो मुकाम हासिल किया जिससे जिंदगी आसानी से गुजारी जा सके और अपने बच्चों को भी अपनी ही राह पर चलाया। अच्छे कॉलेजेस में तालीम दिलाई और उन्हें इस काबिल बनाया कि वो भी दुनिया में बुलंदियों को छू सकें। लेकिन अच्छा पैसा कमाने वाले और अच्छा खाना खाने वाले ईश्वर चंद गुप्ता जी आज पैसे पैसे को मोहताज हैं और एक वृद्धाश्रम में खाने की लाइन में लगकर अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त गुजार रहे हैं। आखिर क्यों? Money is not a problem to me, but you see, nobody is there to care for me. I don't have any single paisa in my pocket. But if I so desire, I can arrange money. But I have to from somebody that I won't lie. But the point is, it is my misfortune that my two sons are not looking after me. The elder one is in Jalandhar. It is a place in Jalandhar, Noor Mahal. So he became disciple of Ashutosh Maharaj. Ashutosh Maharaj is a big saint. He expired about 2 years back, but my son is there. So he did his physics honors from Rajdhani College in first class. Then he got influence from him. So naturally he is there for the last over 20 years. So he is no more to me. And the younger one had gone to States after doing his MTech from Durgapur and MIT and all that. So I don't know what happened to about 7-8 years after coming over there. 7-8 years was all right. But after 2 years or so, I don't know what happened to his mind. He started abusing me and then assaulting me also. So naturally, I had no option but to come over here as Earth Savior Institute. सर, आपको कभी लगता है कि पूरी जिंदगी में कहीं कुछ ऐसी गलती हुई है जिससे बच्चे नाराज हैं? मतलब क्यों ऐसे हो गए हैं वो लोग? मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब उनको क्या गलतियाँ जब आदमी में परेशानी में आता है तो गलतियाँ तो की होती है उसने। अब उसको गलती मानिए या ये कहिए कि भाई उसकी किस्मत थी। आप क्या मानते हैं, आपकी किस्मत या आपसे कुछ गलतियाँ हुई? दोनों किस्मत भी और गलतियाँ भी। आप बहुत से लोगों से मिलते हैं जो कि आपको बढ़ावा देते हैं और चढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ता है, दे स्टैप यू एट द बैक, है क्या नहीं? तो ये तो किस्मत और दोनों साथ साथ चलती है। अपनी पुरानी जिंदगी आप कुछ थोड़ा शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मेरे फादर जो थे वो डिप्टी सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मैं वहाँ 46 रीडिंग रोड में रहता था। और रीडिंग रोड आजकल मेरा ख्याल मंदिर मार कहलाता है। तो वहाँ पर मैं हारकोट बटलर हायर सेकेंडरी से मैंने 11वीं की, जो बिरला मंदिर के बिल्कुल एडजॉइनिंग में है। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास आई अबाउट आई एट बी। फिर उसके बाद मैं लखनऊ गया, वहाँ मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग का। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आके मैंने BTech किया, MI किया लखनऊ से। फिर मैं लंदन से मैंने MTech किया स्ट्रक्चर का। तो पैसा तो मैंने बहुत कमाया। अब गलती ये है कि मैंने उसको पैसे को ध्यान नहीं दिया, तो मैं मतलब उसको उड़ाता रहा। तो ये जो है ना उसको ध्यान, क्योंकि एवरी पेनी काउंट्स। जब आदमी के जेब में पैसा होता है तो उसकी वो परवाह नहीं करता है कई लोग, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो जानते हैं कि कल इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो मेरी एक गलती थी। आपकी वाइफ? वो 11 में उसकी एक्सपायर हो गई 5 ईयर बैक। एक ये भी कमी रही कि मेरी वाइफ के साथ बहुत अच्छे डिडेंट है, वेरी गुड रैपर विद हर। उसके टर्म मेरे बहुत अच्छे नहीं थे। तो कहीं उसकी वजह से आपके बेटे आपसे नाराज हो? ये आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। तो उनको आपसे शिकायत है आपके बेटों को? बड़ी भारी बड़ी शिकायत। उन्होंने कहा कि आप पिछली बातों को भूलिए, और मैं भूल नहीं सका। हालांकि आज मैं पछताता हूँ, लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत अब फिर क्या नहीं होता। पिछली बातों को भूलिए मतलब उन्होंने जो मेरे को परेशान किया, उनके इन-लॉज वगैरह ने बिट्रेयल किया। मेरी वाइफ के अंदर बहुत कमी थी, वो हमेशा सच्चाई में भी अपने ब्रदर्स का साथ देती थी। तो उसकी वजह से
मैं ज़रा सेंसिटिव टाइप का था, ये भी गलत है। आदमी को कोई छोटी छोटी कई बातों को ओवरलुक करना चाहिए, वो मैंने नहीं किया। बेटों से कभी भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा, या अभी बाद में जब आपकी उम्र ढली, जब आप डिपेंडेंट हो गए, तब वो रिश्ता बिगड़ गया? नहीं, रिश्ता पहले भी ठीक था, लेकिन मैं तो उनको पढ़ाता रहा। उनके दिल के अंदर ये महसूस रहेगा, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं जो हूँ वो अंदर जो मेरे अगेंस्ट उनकी जो हेट्रेडनेस है वो पनपती रही वाइफ की वजह से। क्योंकि मेरे को थोड़ी सी विस्की की आदत थी, देन ओनली इन द नाइट आई वुड, दैट वाज आल्सो माय मिस्टेक। क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है ना, वो नहीं किया मैंने, तो उसकी वजह से भी। आपके बेटे की शादी हो गई है? हाँ, छोटे की शादी है, 2 बच्चे हैं। तो आप उनके साथ रहते थे, कब तक रहे आप अपने बेटे के? मैं वो तो बड़ा लड़का तो चला ही गया था, छोटा जो है मैं उनसे कोई 4-5 साल से रह रहा हूँ। पहले वो स्टेट्स वगैरह रहा। फिर आपके बेटे आपको अपने साथ ले गए, छोटे बेटे? अब जो छोटा आ गया तो ले गया, उनके साथ ही रहा मैं। हम्म। अब ना ये तो मल्टी मिलियनर, लेकिन उसका माइंड जो है ना एकदम चेंज हो गया 2 साल से। वो दिन कौन सा था जब आप अपने बेटे को के घर को छोड़कर निकले, और क्यों निकले आप? मैं नहीं निकला, उन्होंने 29 दिसंबर 15 को मेरा सामान सारा बाहर फेंक दिया। मेरा एक पड़ोसी है मिस्टर अक्षर, वो मेरे को वहाँ पर छोड़ के गया है। आपका सामान बाहर फेंक दिया? क्या कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते? पता लग गया था मुझको 1 महीने से पहले। वो वाज आस्किंग मी रिपीटेडली कि आप बाहर निकलो, जाओ यहाँ से, यहाँ मैं आपको आई कैन नॉट बियर यू। आपने कहा आपने ज़िंदगी भर अच्छे से पैसा कमाया है, कंफर्टेबल लाइफ आपकी रही है, लेकिन जिस ओल्ड एज होम में आप रहते हैं वो तस्वीरें हमने सबने देखी हैं। आप किसी बेहतर जगह भी जा सकते थे रहने, कोई घर ले लेते, कोई बेहतर जगह, अगर पैसे हैं तो। पैसे मेरी जेब में एक नया पैसा नहीं है। आई डोंट हैव अ सिंगल पैसा इन माई पॉकेट। मेरे को आई गॉट अ प्रॉब्लम। तो अब तो ये है ना, माई लास्ट विश इज आई प्रे डे एंड नाइट टू माई गॉड कि अब तो आई एम क्विट द वर्ल्ड, ये है ना। एक साल से ज्यादा हो गया आपको 1 साल इस ज्यादा हो गया, वृद्धाश्रम में आए। कभी आपके परिवार ने, आपके बेटे ने कांटेक्ट नहीं किया? ग्रैंड चिल्ड्रन? सामान ही फेंक दिया उसने, वो क्या कांटेक्ट करेगा वो। ग्रैंड चिल्ड्रन? नहीं, वो बेचारे अपने उसकी वाइफ इज ए वेरी सॉबर लेडी, और बच्चे वगैरह का उनका कोई कंसर्न नहीं है। वो कहते हैं मैटर ऑफ बिटवीन फादर एंड सन। और रिश्तेदारों में कोई नहीं? रिश्तेदारों में मैं कनेक्ट नहीं करता हूँ कोई। नोबडी स्टेज इन ए सिंकिंग बोट। जब तक आप मजबूत हैं सब आपके साथ देते हैं, और जब आप कमज़ोर हो जाते हैं तो कोई साथ नहीं देता। हमारे माता पिता को उनसे कितनी भी शिकायतें हो सकती हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन एज ग्रैंड चिल्ड्रन मुझे लगता है इस पीढ़ी को भी अगर ये जिम्मेदारी समझ में आए कि सेंडिंग योर एल्डर्स टू ओल्ड एज होम इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। क्योंकि ओल्ड एज में मेरे जैसा आदमी तो डिपेंडेंट हो जाता है ना, जी। कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है। ओल्ड एज होम में कैसे वक्त बीतता है आपका? कुछ नहीं, सुबह अखबार पढ़ता हूँ 1-2 घंटे, रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम आइडल। मेरे को द ओल्ड मेमोरी, ऑल एपिसोड्स हॉन्ट मी थ्रू आउट। So I lead a very that is the life I am leading. I am not as brave as Hitler was, because when he failed, he committed suicide. I should also commit suicide. So I am a coward in that respect. I have a medical problem also. This portion is paralyzed. My leg is old age nothing, because this is bound to come. Infirmities are bound to come. क्या आज भी आपको इंतजार होता है अपने बेटे का कि वो आपको शायद लेने आ जाए, शायद उसको एहसास हो या आपकी याद है? नेवर। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा। सर, आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अगर अपनी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ आप बदल सकते तो क्या बदलना चाहते हैं? अगर आज मैं बचपन में आऊँ तो आई एम वेरी मच अवेकन्ड। मैं तो बहुत प्रॉपरली चलूँ। अब जो मैंने गलतियाँ की हैं वो मैं क्यों करूँगा? मेरे पास शब्द तो नहीं है कुछ कहने के लिए, बट आज हम लोग बार बार शायद एक ही बात यही कहना चाहते हैं
कि हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने माता पिता से नाराज़गी भी होगी, लेकिन एक बार इस उम्र में देखिए, उनका कोई और नहीं है सिवाय उनके बच्चों के। कितनी भी नाराज़गी है अगर अपने माता पिता से, तो कुछ पल के लिए उसे दूर रख कर सोचिए, इंसानियत की नज़र से देखिए, तो आज उनको आपकी ज़रूरत है। उनको इस हालत में मत छोड़िए। Okay. थैंक यू, आप आए, आपके लिए गिफ्ट लेकर हैं। चलिए, आपके लिए। Thank you very much. Thank you. बहू बेच के चली गई, ले गई पैसा सारा, कोठी बेच के ले गई, क्योंकि उसने शादी करनी थी दूसरे, इसलिए। किस्मत ने हर मोड़ पर जिंदगी का इम्तिहान लिया, लेकिन चेहरे की झुर्रियों से आज भी मुस्कुराहट झांकती है। इन बूढ़ी आंखों की रोशनी से पहले बुढ़ापे के सहारे ही ओझल हो गए। जिसको अपना समझा था, उसने भी जिंदगी की मुश्किल राह पर अकेला छोड़ दिया। बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाली संतोष बहल जी अब अपनी जिंदगी का आखिरी सफर एक वृद्धाश्रम में तय कर रही हैं। संतोष जी, हाँ जी। आपको क्यों आना पड़ा एक वृद्धाश्रम में? मेरा बेटे की डेथ हो गई, तो बहू मायके चली गई, बच्चों को 2 बेटियां थी, लेके चली गई। तो मैं अकेली फिर बेटियों के पास रहना नहीं चाहती थी, तो मुझे दिल्ली में पता चला आश्रम का, तो फिर मैं आर्या समाजी थी, इसलिए आर्या समाज का ही आश्रम ढूंढ रही थी। तो आगरा में तो मिला नहीं, तो मुझे फिर यहाँ आना पड़ा। कैसे पता चला वृद्धाश्रम के बारे में? मेरा देवता इंग्लैंड में है, बेटी का बेटा, तो उसके पास एक अनु लड़की थी, तो वो उसने कहा कि मैं अपनी मदर को वहाँ छोड़ आई, अगर आपकी नानी जी आपके पास नहीं रहना चाहती तो आपको वो आश्रम बहुत अच्छा है, मैं आर्य महल आश्रम, आप अपनी नानी जी को बता दो कि वो जाके देख लें। तो मैं आई दिल्ली में, और बेटी है दिल्ली में रोणी में, तो फिर आ गई देखने के लिए। तो मुझे ये बहुत अच्छी जगह लगी, तो फिर इन्होंने फार्म भरवाया, मैं भर के चली गई, और फिर इन्होंने बुलाया तो मैं आ गई। जब आपके बेटे की डेथ हुई, उस वक्त आपका एक घर बन रहा था? हाँ जी, पहले हम सारी जॉइंट फैमिली थे, तो बहुत बड़ी हमारी अंग्रेज़ों के टाइम की कोठी थी। हम सब भाई, 4 भाई थे, सब इकट्ठे रहते थे, फैमिलियाँ पूरी। तो फिर भी सेपरेट कोठियाँ बना दी, तभी किराए पे देते रहते थे। फिर वो किराएदारों ने बहुत ख़राब कर रखी थी, तो बेटा कहने लगा, मम्मी इस पर बहुत पैसा लगेगा, ऐसा करते हैं इसको सेल करके नहीं बनाते हैं। मैंने कहा चलो बेटे ठीक है। अभी कोठी में फिनिशिंग टच हो रही थी, मतलब तो वो बीमार पड़ गया, लिवर खराब हो गया था, उसको डायबिटीज थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी डेथ के बाद फिर वो कहने लगी मैं मायके जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। तो फिर बेटियां कहती हमारे पास रहो। मैंने कहा मैंने नहीं रहना आपके पास, मैं तो अपना सेपरेट ही रहूंगी। तो कहती हैं हम अपने पास रूम ले देते हैं आपको, हम आपकी देखभाल करेंगे। आपकी बेटियों ने कहा? हाँ, बेटी ने कहा। तो बेटियां अपने साथ रखना चाहती हैं आपको? हाँ, बहुत कहती हैं, अब भी ले जाती हैं, मैं रह आती हूँ, महीना 2 महीने रह आती। बहू से क्या आपके रिश्ते शुरू से खराब थे? नहीं, बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से रहे हैं, बहुत सेवा करती थी हमारी, बहुत देखभाल करती थी। मैं सर्विस करती थी तो कहती थी आप टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, मैं आपका ब्रेकफास्ट गर्म भेजा करूँगी स्कूल में। बहुत ध्यान। बट उसके मरने के बाद ना मायके वालों ने कुछ उसके दिमाग फेर दिया। उस घर का क्या हुआ फिर? उससे आपको कोई पैसे नहीं मिले? ना कुछ नहीं, बेटे ने मकान बेचा ना,
तो कहने लगा लोन लेना पड़ेगा बैंक से, तो आपकी पेंशन वाली आपका नाम से मिलेगा नहीं, तो मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं इनकम टैक्स वगैरह देता हूँ, तो मैं अपने नाम करवा लूँ। आप मान ये तो गई? मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे। अच्छा। बड़ी मुश्किल में माँ थी, मेरे माँ का दिल था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये आगे भी इसकी पीछे भी इसकी। और वो आपकी बहू ने बेच दी? हाँ, बहू बेच के चली गई, ले गई पैसा सारा, कोठी बेच के ले गई। पैसा भी सारे बैंक, जब डॉक्टरों ने जवाब दिया वेदांता से लेके आए तो सब बैंक पूरे निकाल लिया पैसा जो उसका था बैलेंस, क्योंकि जॉइंट अकाउंट थे सब उसने कर रखे थे। सोना भी था उसके पास 60-70 तोले, अपने लॉकर से निकाल के ले गए, क्योंकि उसने शादी करनी थी दूसरे, इसलिए। शादी करने में भी मतलब कोई बुराई नहीं है, लेकिन 18 साल की बड़ी लड़की थी, वो इंजीनियरिंग में सेट कर गया था। छोटी जो 10th में पार्टी, दोनों कॉन्वेंट स्कूल की बड़ी लाइट लड़कियां। आपकी पोतियां आपको याद करती हैं? उन्होंने बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर दिया हमारे से। जिंदगी से क्या शिकायत? मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो भगवान का मुझे सहारा है। सब ने मुझे बहुत समझाया कि आपकी कोठी बिक के बनी थी, आपको भी हिस्सा मांगना है। मैंने कहा नहीं, मेरे को अपने हस्बैंड की, मेरे ऑर्डिनेंस ऑफिसर थे मेरे हस्बैंड, इतनी अच्छी पेंशन मिलती है। मैं टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल, मुझे पेंशन, मुझे क्या करना है? मैंने कुछ साथ ले जाना है, ले गई तो ले गई। पहले तो मैंने बहुत दुख मनाया, उसके बाद फिर मेरी बेटियों ने समझाया, आप इतनी अच्छी जगह आई हो, आर्य समाज के आश्रम में, भगवान का नाम लो और हम आपका सपोर्ट देंगे जब भी। अब जब भी मैं बीमारी वारी थोड़ी सुनती हैं, दौड़ती चली आती हैं मेरी बेटियां, ध्यान देती हैं। बेटियों के साथ आप क्यों नहीं रहना चाहती? बस मैं ये सोचती थी कि बेटियां तो अपनी हैं, कुछ कहेंगी तो मुझे, मैंने इतने आराम की ज़िंदगी जी है। मेरे हस्बैंड देवता थे, मुझे इतने अच्छी तरह, अगर दामाद मुझे कुछ कोई बात कह देंगे तो मैं बड़ी दुखी हो जाऊंगी। आपके वृद्धाश्रम से आदर्श सहगल जी भी हमारे साथ हाँ, हैं। आश्रम वाले बहुत मदद करती हैं। जी। वहाँ इतना कुछ, हमें अच्छा किचन, इतना बढ़िया खाना बनता है कि जैसे घर की तरह बिल्कुल। इतनी अच्छी बात है कि संतोष जी हर हालात में भी खुशी ढूंढ रही हैं। आदर्श जी, कुछ भी कहें हम, वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम होता है और घर घर होता है। बहुत दुख आपको भी होता होगा जब लोग अपने माता पिता को, कई लोग तो खुद छोड़ने आते हैं या घर से निकाल देते हैं। कैसी कैसी कहानियाँ आप सुनती हैं? जब सुनती हूँ कि बच्चे, आजकल के बच्चे माँ बाप को अपने आश्रम में छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक तो उनकी मजबूरी ये हो जाती है कि अपनी जो उतनी पत्नी का साथ देते हैं। हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता जो है ना, वो हमारी सभ्यता को ले रहे हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा माँ बाप को भी थोड़ा सा दोष देना चाहूँगी, क्योंकि माता पिता ने उन बच्चों को कुछ संस्कार दिए ही नहीं। मेरे पास एक और भी आए थे कोई छोड़ने के लिए, पर उनका पोता बहुत अच्छा था। मैंने उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग की, बेटा देखो माता पिता को आपको छोड़ने आए हैं, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, क्या आपको अच्छा लगता है अपने दादा दादी को यहाँ छोड़ने आए हो? तो उस बच्चे को थोड़ा सा लगा उसमें, तो दूसरे दिन वो बच्चा आया और अपनी दादी को वहाँ से लेके चला गया। दुख तो मुझे मुझे ये तो देखकर अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद भी आप इतनी अच्छे से मुस्कुरा रही हैं और कोई शिकायत नहीं है अपनी ज़िंदगी को लेकर। और इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि मुझे यहाँ पे आके घर जैसा ही प्यार मिला और भगवान का नाम मिला, जिससे मैंने कहा कि जो कुछ है प्रभु ने साथ देना और कोई भी नहीं साथ देना। जी, लेकिन मैं साथ में आज सब लोगों से और जो लोग ये शो देख रहे हैं इनसे कहना चाहूँगी कि एक कहीं ना कहीं हम वो भी समझ सकते हैं, एक डर है या एक शंका मन में है संतोष जी के कि अपनी बेटियों के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे लगता है अब ये वक्त भी बदल चुका है और बेटियों को भी बदलना चाहिए। मेरी माँ मेरे साथ रहती हैं और मुझे लगता है हर बेटी को अब ये तय करना चाहिए, अगर वो इकलौती बेटी है या अगर भाई से कोई अनबन है, क्यों नहीं हम बेटियां अपने माता पिता का सहारा बन सकते हैं। अगर हमारे माता पिता ने हमें बराबर से पढ़ाया लिखाया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है, वही फैसिलिटीज़ दी हैं जो भाइयों को मिलती हैं,
तो हम अपने माता पिता की जिम्मेदारी उस तरह से क्यों नहीं पर उठा सकते? बेटियां भी मजबूर होती है ना, उनके हस्बैंड अगर नहीं, चाहें। इसी मजबूरी को तो तोड़ना है। समाज में संतोष जी बदलाव तभी आएगा जब बेटियां बराबर से आगे, बेटों की अच्छा, तरह अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाना शुरू करेंगी। सही कह रही हूँ मैं? मेरी माँ मेरे साथ रहती है और मेरी एक बेटी है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी ही मेरी जिम्मेदारी उठाएगी। संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आप शो पर आई। थैंक यू सो मच। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं और एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। थैंक यू। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। अभी मैं तेरे को 1 रुपया ही नहीं देगा, मेरी ननद है वो भी नहीं देगी, मेरी लड़की तेरे को कोई नहीं देगा। क्या वो जो हमारे नसीब में होएगा होएगा, क्या करेगा। मैं तो ऐसे रोने बोलने लगा, मैं रोने लगी। जो माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जो पिता उस बच्चे को पालने के लिए मेहनत करता है, जो माता पिता मिलकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, परवरिश और हर सुख साधन देने की कोशिश जिंदगी भर करते हैं, उन्हीं माता पिता को जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़े तो क्या बीतती होगी दिल पर? जानना चाहते हैं? तो मिलिए महेश भाई और भक्ति बेन से। भक्ति बेन, क्यों खुदकुशी का ख्याल आया आपके मन में? कुछ बांटना चाहते हैं आज हम सब लोगों के साथ? क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग 10 साल से आश्रम में रहता है। राजेश भाई भट्ट, पार्थिबेन भट्ट, हमको सब बढ़ता है, लड़का नहीं से बढ़ता है। 10 साल हुआ। 10 साल से आप आश्रम में? हाँ। लड़का है बॉम्बे है, लड़की बॉम्बे, उसकी बहन बॉम्बे, सब लोग संगा वाला मरा, सब बॉम्बे में। 4 बच्चे हैं आप? नहीं, 4 था, अभी 3 है। एक लड़का मर गया, इसलिए हमको इधर आना पड़ा। इधर अहमदाबाद बॉम्बे, हम लोग बॉम्बे में जिंदगी निकाला। अभी 10 साल से इधर वो ऑफ हो गया एक लड़का, इधर अहमदाबाद में। तो उसका केस चलता है अहमदाबाद में, कि कुछ पैसा मिलेगा। तो अभी तक 10 साल हुआ, फैसला हुआ नहीं। अभी देखता है क्या होता है। अपने हाथ में आएगा पैसा तो कहेंगे पैसा आया, हाथ में नहीं आया। बच्चे के घर से क्यों निकलना पड़ा आपको? नहीं, ऐसा खाने में तक थोड़ा वो करता था, बहुत ज़्यादा। ले हाथ से ले लेता है, हाथ से ले लेता है, ऐसा करके गुस्सा करके सब कुछ बोलने में लगे। इधर का एक हुआ है, इधर नहीं आने का, लड़के के घर पे जाने का, ऐसा करके बोलने लगा। बहुत बोला। मैं रोक के बैठ गई। आपका बेटा आपके ऊपर चिल्लाता था या बहू? बहू? बाद में बेटा भी बोलने लगा, माँ तो ऐसी मेरी बीबी को करती, ऐसी करती। बाबा तेरी बेबी की लड़की के समान रखा है, तो भी ऐसा बोलने लगा। उसका लड़का आया, लड़के का लड़का, वो भी बड़ा है, वो आया, वो भी माँ तो अभी तो तेवी छो, माँ तो ऐसी है, मेरे को बोलने लगा। हाँ भाई जो है तेरे को रोटी देने का दे ना। नहीं, हम लोग दूसरे दिन टिकट निकाल के अहमदाबाद चला आया दोनों। घर का जो सामान जो घर में सब कुछ मांगता है सब था, सब लेके इधर भाड़े का रूम लिया। तो 1 साल तक मेरी जमाई ने पैसा दिया हमको, तो हम भाड़ा भरता था, हम दोनों रोटी पका के खाता था। तो उसने बंद कर, बोलता है अभी हम कितना साल देंगे आपका। जमाई बोलता है तो मेरी मम्मी को पापा को बोलो लड़के के पास मांगे।
तो अभी अभी हम लोग ने क्या किया, कोर्ट में केस किया, तो जज ने क्या निर्णय लिया, 2000 दर महीने देता है। बेटे अभी दे शुरू किया। वो लड़का, बड़ा लड़का, वो बीच वाला लड़का मर गया, तो क्या बोलने लगा, माँ अभी तू क्या करेगी, वो तो मर गया, अभी मैं तेरे को 1 रुपया ही नहीं देगा, मेरी ननद है वो भी नहीं देगी, मेरी लड़की तेरे को कोई नहीं देगा। क्या वो जो हमारे नसीब में होएगा क्या करेगा। मैं तो ऐसे रोने बोलने लगा, मैं रोने लगी, दौड़ आँख में से पानी। अभी सब कुछ याद करेगा, बहन जी बहुत रोने को आता है, मेरे को बराबर बोलने को नहीं पता है, जिंदगी कैसा निकालेगा। उनकी भी तबीयत ऐसा है, दिमाग है, मेरा भी पैरालिसिस शरीर है, 2-3 टाइम गिर गई थे, पाँव का तकलीफ है, चल नहीं पाती है बराबर, बहुत घुटन दुखता है। आप लोगों को ये लगता है कि माँ बाप 3-3, 4-4 बच्चों को एक पालते हैं, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, और उसके बाद 3-4 बच्चे मिलकर माता पिता को नहीं संभाल पाते। जमाना बदल गया। जमाना में सब बहु लोग के ऊपर है। जहाँ तक शादी नहीं हो वहाँ तक बच्चे अपने, शादी हो गया शादी तो के औरत बाद का बच्चे बहू के हो जाते। तो जैसा बहू नचेगी वो नाचते रहेगा। बच्चे लड़के बड़े लड़के ने अपना बच्चे का जो शादी किया वो शादी में हम लोग को नहीं बुलाया। लड़के का दादा दादी कोई नहीं बुलाया? नहीं, वो दूसरा ये सबको लेके गया कि बच्चे का घर में डिले भी हुआ, आज दिन तक बच्चे का मुंह नहीं दिखाया हमको। तो इस हालत में वहाँ रहने से हम लोग अच्छा है। यहाँ कृष्णा और रसम में राजस्थान से वहाँ हम लोग अच्छी तरह से रखता है हमको। खान का कम से कम मानसिक तनाव तो नहीं, वाह। बस बच्चों की याद होगी शायद। रात भर नींद नहीं आती है, क्या बोलेगा। इनको कभी बच्चे के या कोई याद दिलाएगा तो वो याद से वो कभी दिल भर जाते हैं। इसी वजह से आप लोगों ने एक बार ये सोचा था कि खुदकुशी कर लें। हाँ, वो टाइम पे किया था, हम लोग निकला था, तो 90 वाला आया, उसको हमको अहमदाबाद तो में वो हम लोग को फिर यहाँ अपना गांधीनगर लेके आया। आज किससे सबसे ज्यादा शिकायत होती है आपको? बेटों से? किसको नहीं, अभी कोई नहीं मांगता, भगवान ऊपर ले ले तो अच्छा है, वही हम सोचता है। अभी उम्र हो गई, अभी क्या मांगता है, खाना पीना कुछ नहीं मांगता, भगवान बोले हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी ऊपर ले ले तो अच्छा है। बच्चे बिल्कुल फोन करके कोई हालचाल कोई नहीं पूछते? अहमदाबाद में साल में 2 टाइम आता है, पर माँ बाप को नहीं देता है, उसकी साली का घर पे जाता है। और आप लोग राजेश जी के आश्रम में रहते हैं? हाँ, राजेश जी कितने लोग रहते हैं आपके आश्रम में? मेरे आश्रम में 35 लोग। 35 लोग। और सबकी कहानियां ऐसी ही दुखद होती हैं जहाँ बच्चों ने घर से निकाल दिया? 90% ऐसी है, 10% अलग अलग है। क्या आप कभी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को कि अपने माता पिता के साथ ऐसे मत करो? हाँ, मैं समझाता हूँ। मेरी स्कूल नज़दीक में है तो कॉलेज वाले, स्कूल वाले, स्टूडेंट सब मेरे पास आते हैं, तो मैं इन लोगों को कसम खिलाता हूँ कि अगर आपके माँ बाप या दादा दादी है तो बड़े होकर आप कुछ भी हो सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, कभी IAS बन सकते हो। तो ये मत भूलना कि माँ बाप से हम हैं, हमसे माँ बाप नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं रखेंगे। ज़्यादा कुछ कहने को कुछ आपकी कहानी सुनने के बाद है नहीं, लेकिन बस शायद हम सबको ज़िंदगी में रुक कर थोड़ा सा ये सोचने का वक्त आ गया है, और बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से हम सुनते हैं कि हर दिन नए ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं और शुरू हो रहे हैं, क्यों हमारी ज़िंदगी में हमारे माता पिता हम पर इतने बोझ बनते जा रहे हैं? और मुझे लगता है इस आदत को छोड़ना होगा, इस मानसिकता को बदलना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत शारीरिक कष्ट हुआ है, लेकिन आप इतनी दूर से अहमदाबाद से यहाँ आए हैं, सिर्फ शुक्रिया आपको कह सकती हूँ, और एक तोहफा है आपके लिए। आज ज़िंदगी लाइव में हमारा मकसद
किसी भी परिवार पर, किसी भी बच्चे पर आरोप लगाना नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि माता पिता और बच्चों में अनबन हो तो गलती बच्चों की ही होती है। अक्सर लोग अपनी जवानी में कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं जिसका खामियाजा उन्हें बुढ़ापे में भुगतना पड़ता है। कई बार हमारे किए किसी काम से बच्चों को हमसे शिकायत होती है जो आजीवन रहती है, और उस शिकायत की वजह से कुछ बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को भी माफ नहीं कर पाते। लेकिन जरा सोचिए, आज अगर हम अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखेंगे, उन्हें बेघर बेसहारा छोड़ देंगे, तो कुछ साल बाद क्या हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा ही नहीं करेंगे? माता पिता से कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, उनके साथ रहना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ये मत भूलिए कि आज आप जो कुछ भी हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। आपका वजूद, आपकी शिक्षा, आपकी तरक्की, आपका घर बार, सब कुछ उनकी मेहनत, उनकी दुआओं, उनके आशीर्वाद की वजह से है। अपने बूढ़े माता पिता के साथ वो मत कीजिए जो आप नहीं चाहते कि कल को आपका बच्चा आपके साथ करे। सोचिए, और अगर मेरी बात कहीं भी आपके दिल को छूती है ना, और आपके माता पिता आपसे दूर, अलग या किसी वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो उन्हें घर ले आइए। आपके बच्चों को उनकी ज़रूरत है।